सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षण विधियों के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, शिक्षण के क्षेत्र में दो प्रकार के शिक्षण हम लेते हैं, एक निदानात्मक शिक्षण और एक उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो इसको हम चिकित्सकीय शिक्षा से जोड़ देते हैं कि जिस प्रकार एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर के पास में यदि कोई पेशेंट रोगी आता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसके रोग का निदान करता है कि इसको क्या रोग है। पहले रोग की खोज की जाती है, खोज करने को हम निदान कहते हैं कि इसमें रोग क्या है। फिर जब रोग का सही निदान हो जाता है, रोग की सही खोज हो जाती है, उसके बाद में डॉक्टर समुचित दवा देकर के उस रोग का इलाज करता है, उपचार करता है। इसी प्रकार से जब कोई बालक किसी शिक्षक के पास में आता है, शिक्षक से शिक्षण कार्य करता है, उस समय उस बालक में क्या कमजोरियां हैं, वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, सीखने में कमजोर क्यों है या होशियार है तो उसको और किस तरीके से सिखाया जा सकता है। मुख्य रूप से हम देखें तो बालक शिक्षक के पास में आता है और शिक्षक पहले उसकी समस्याओं की खोज करता है कि इस बालक में अधिगम नहीं करने के, सीखने के नहीं सीखने के क्या कारण है, तो उनकी खोज करना तो निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। और जब शिक्षक को यह मालूम चल जाता है कि यह बालक इस समस्या से ग्रस्त है, इस समस्या के कारण सही तरीके से नहीं सीख पा रहा है, तब बालक की उस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षक जो कोई उपचार करता है, इलाज करता है, उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण के नाम से पुकारते हैं। अपने रीट पाठ्यक्रम में उपचारात्मक शिक्षण को ही जोड़ा गया है, निदानात्मक शिक्षण को नहीं जोड़ा गया है। तो हम यहाँ इस टॉपिक में उपचारात्मक शिक्षण के बारे में ही विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन दोनों की तुलना करते हुए उपचारात्मक शिक्षण को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कि निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, तो देखिए, निदान का शाब्दिक अर्थ होता है मूल कारण या रोग का पता लगाना। निदान का सही अर्थ क्या है कि जो भी समस्या है, उस समस्या का मूल कारण क्या है या मूल रोग क्या है, तो मूल कारण या रोग का पता लगाना निदान कहलाता है। जैसे अपन समझें कि जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी का इलाज करने से पहले उसके लक्षणों के आधार पर उसके वास्तविक रोग का पता लगाता है, उसके वास्तविक रोग का पता लगाता है कि इसको क्या रोग है, उसी प्रकार से जब कोई शिक्षक किसी बालक की कमजोरियों, दोषों या अधिगम संबंधी त्रुटियों के मूल कारणों का पता लगाने के लिए जो कोई भी प्रयास करता है, उसे हम निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। कि जैसे डॉक्टर खोजबीन करके सही रोग की पहचान करता है, सही रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी खोजबीन करके बालक क्यों नहीं सीख रहा है, बालक की कमजोरियां क्या है, इसके वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जो कोई भी प्रयास करता है, उसको हम निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ है उपचारात्मक शिक्षण, वो क्या है, तो देखिए, उपचार का शाब्दिक अर्थ होता है इलाज करना। उपचार का सही अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या अर्थ होता है, इलाज करना। अर्थात जिस प्रकार से एक चिकित्सक रोगी के वास्तविक रोग की पहचान कर लेने के बाद उसका उपचार करके उसे उत्तम स्वास्थ्य देने का प्रयास करता है। डॉक्टर पहले रोगी के रोग का निदान कर लेता है, निदान कर लेने के बाद में किसको यह रोग हो गया है, इसकी पहचान कर लेने के बाद वह उसका उपचार करता है, समुचित उसे दवा देता है और दवा देने के बाद उसे उत्तम स्वास्थ्य देने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से जब कोई शिक्षक
किसी बालक की कमजोरियों, दोषों या अधिगम संबंधी त्रुटियों के मूल कारणों का पता लगा लेने के बाद उनको दूर करने के लिए जो कोई भी प्रयास करता है उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो दोनों चीजें डॉक्टरी से जुड़ जाती हैं। डॉक्टर और चिकित्सक दोनों का एक जैसा कार्य है। डॉक्टर पहले रोग का निदान करता है, रोग का पता लगाता है और उसके बाद में उसका उपचार करता है। उसी प्रकार से शिक्षक भी पहले बालक की कमजोरियों के कारणों का पता लगाता है और कारणों का पता लगा लेने के बाद उसका सही तरीके से इलाज करता है कि कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो बालक के दोषों, कमजोरियों या नहीं सीखने के कारणों का पता लगाना तो निदानात्मक परीक्षण हो गया और कारणों का पता लग जाने के बाद में उनको दूर करने के लिए जो कोई प्रयास करेगा उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। अब यह उपचारात्मक शिक्षण क्यों करवाया जाता है, इस उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य हम लेते हैं वो आता है बालक की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है कि बालक क्यों नहीं सीख पा रहा है, सीखने के संबंध में क्या त्रुटियां कर रहा है, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। दूसरा है बालक के दोषों या दोषपूर्ण आदतों या दोषपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर करना। बालक में कोई भी त्रुटियां हैं, दोष हैं, दोषपूर्ण आदत है या उसकी कोई मनोवृत्ति दोषपूर्ण है, उनको दूर करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। तीसरा है बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना। बालक की यदि कोई व्यक्तिगत समस्या है जिसके कारण से वह सीख नहीं पा रहा है तो उसके लिए भी उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। जैसे कुछ बालक हैं, उनकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, दूर बैठने से उनको बोर्ड पर श्यामपट्ट पर लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है, तो ये बालक की एक व्यक्तिगत समस्या होगी। ऐसी व्यक्तिगत समस्याओं को, कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। फिर मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। यदि कोई बालक मंदबुद्धि है, वो पढ़ने में कमजोर रह जाता है, तो ऐसे बालकों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। फिर है बालक के पिछड़ेपन को दूर करना। कोई भी बालक पिछड़ रहा है तो वो क्यों पिछड़ रहा है, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। फिर उद्देश्य आता है बालक में उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। बालक विद्यालय में आकर के भाषा को सीखता है, लेकिन वह उत्तम भाषा बोलना सीख सके, भाषण के समय श्रेष्ठ या उत्तम भाषा का प्रयोग कर सके, यह भी उपचारात्मक शिक्षण में सिखाया जाता है। फिर है संवेगात्मक बालकों की अक्षमताओं को दूर करना। कोई बालक है जिनमें संवेग प्रभावी होते हैं, तो वह बालक क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसकी क्या कमजोरी है, अक्षमता है, उसको दूर करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। ऐसी संस्कृत हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो भी भाषा या विषय बालक पढ़ रहा है तो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उस विषय के प्रति उनमें, बालकों में रुचि को भी विकसित किया जा सकता है। फिर समय एवं शक्ति का संरक्षण करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। तो अपेक्षित अभ्यास मनोवृत्तियों की शिक्षा प्रदान करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है कि बालक की मनोवृत्तियों का पूर्ण रूप से वह अभ्यास कर सके, वो मनोवृत्तियां विकसित हो सकें, इसके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण करवाते हैं। तो ये उपचारात्मक शिक्षण के कुछ प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। अब चलते हैं, अगली चीज लेते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत शिक्षक बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करता है। तो इसके लिए हम 5 प्रकार के क्षेत्र चुनते हैं। देखिए, चाहे निदानात्मक परीक्षण का समय हो, चाहे उपचारात्मक शिक्षण का समय हो, दोनों के लिए ही 5 प्रकार के क्षेत्रों का प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। तो यहाँ कौन कौन से वो, तो निदानात्मक एवं उपचारात्मक दोनों प्रकार के शिक्षण के लिए प्रमुखतः
5 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। 5 क्षेत्र दोनों के लिए माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो वाचन या पठन का क्षेत्र हो सकता है, दूसरा लेखन का क्षेत्र हो सकता है, तीसरा उच्चारण का क्षेत्र हो सकता है, चौथा व्याकरण का क्षेत्र हो सकता है, तो पांचवा अंक गणित का क्षेत्र भी हो सकता है। इन 5 क्षेत्रों में निदानात्मक शिक्षण भी होता है, उपचारात्मक शिक्षण भी होता है। जैसे बालक बोल रहा है, वाचन कर रहा है, पठन कर रहा है, तो वाचन के समय वो क्या कमजोरियां महसूस करता है, वाचन में क्या कठिनाइयां उसके सामने आ रही हैं। बालक लिख रहा है तो लेखन में उसको क्या कठिनाई प्राप्त हो रही है। यदि वो उच्चारण करता है तो उच्चारण सही क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। जब बालक वाक्य रचना करता है तो वाक्य रचना में व्याकरण से संबंधित कौन सी गलतियां वो कर रहा है, ये भी एक इसका उपचारात्मक शिक्षण का क्षेत्र है। ये भाषा के साथ साथ अंक गणित का जो सामान्य ज्ञान है उसको भी इसमें जोड़ा जा सकता है। तो उपचारात्मक शिक्षण के हम 5 क्षेत्र मानते हैं: वाचन या पठन, लेखन, उच्चारण, व्याकरण और अंक गणित। अब चलते हैं कि ये उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार से करवाया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के समय शिक्षक को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या यूं कहें उपचारात्मक शिक्षण की कौन कौन सी विधियां, तरीके हो सकते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो पहला तरीका आता है कि प्रत्येक समस्यात्मक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देकर के, कोई भी समस्यात्मक बालक है तो हर बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देकर के उनकी समस्याओं का व्यक्तिगत समाधान किया जाना चाहिए। हमें हर बालक पर ध्यान देना है कि कौन सा बालक किस कारण से नहीं सीख पा रहा है। हर बालक की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। कुछ शारीरिक दोष के कारण नहीं सीख पाता है, कुछ सामाजिक प्रभाव के कारण नहीं सीख पाता है, कुछ वातावरणीय प्रभाव के कारण, कुछ व्यक्तिगत दोषों के कारण नहीं सीख पाते हैं। तो ये उस हर बालक के व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान देना है। तो प्रत्येक समस्यात्मक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देकर के उनकी समस्याओं का व्यक्तिगत समाधान किया जाना चाहिए। दूसरा तरीका हम लेते हैं, यदि अनेक बालकों में एक ही प्रकार की समस्या दिखलाई पड़ती है तो उस स्थिति में बालकों के समूह बनाकर उस समस्या को दूर किया जाना चाहिए। मान लीजिए हमारी कक्षा में 20-30 बालक हैं, उनमें से 4-5 बालक ऐसे आ गए हैं जिनको एक जैसी ही समस्या है, तो फिर उन 4-5 का एक समूह बना दिया जाएगा और समूह के आधार पर उनका उपचारात्मक शिक्षण होगा। पहला तरीका व्यक्तिगत शिक्षण का हो गया, अगर व्यक्तिगत कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाए। फिर अगर एक जैसी समस्या प्राप्त हो रही है तो उन एक जैसी समस्या वाले बालकों का एक समूह बना दिया जाएगा और समूह में फिर उसका समाधान होगा, उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। तीसरी और मुख्य जो ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है कि बालक यदि किसी समस्या को उत्पन्न कर रहा है तो उसी समय उस समस्या की ओर बालक का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए। कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं, वो किसी समय समस्या पैदा करते हैं, तो जब वो बालक समस्या उत्पन्न कर रहा है उसी समय उसे एक तरह से ध्यान में लेकर के, ध्यान में रख करके उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। तो 3 मुख्य बातें आ रही हैं। पहले व्यक्तिगत ध्यान देकर के व्यक्तिगत समस्या को दूर करना चाहिए। एक जैसी समस्या प्राप्त होने पर समूह के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए और बालक जिस समय समस्या पैदा करता है उसी समय उसका ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और बातों का शिक्षक को ध्यान में रखना पड़ता है। वो बातें क्या हैं? तो उपचारात्मक शिक्षण के प्रयोग के समय ध्यातव्य बातें कि कौन कौन सी बातों का शिक्षक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात हम ध्यान में रखेंगे कि शिक्षक को बालक के कक्षा स्तर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण करवाना चाहिए। यदि प्राथमिक स्तर का बालक है तो प्राथमिक स्तर के जैसा तरीका काम में लेना है। माध्यमिक स्तर का बालक है तो माध्यमिक स्तर का, मध्यम श्रेणी का तरीका काम में लेना है और उच्च स्तर के बालकों के लिए उच्च तरीका काम में लिया जा सकता है। तो स्तर को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। फिर प्रत्येक बालक की गतिविधियों का साप्ताहिक परीक्षण किया जाना चाहिए, अर्थात सप्ताह भर में बालक में
क्या परिवर्तन हुए हैं उनका संपूर्ण लेखा जोखा रखा जाना चाहिए कि हमें जो कोई भी समस्यात्मक बालक है उस पर पूरी निगरानी रखनी है। सप्ताह भर तक की उसकी रिपोर्ट लेनी है। सप्ताह भर में उस बालक में क्या वांछित परिवर्तन हो रहे हैं उनका लेखा जोखा भी शिक्षक को एक उसकी पोर्टफोलियो फाइल में रखना चाहिए। फिर है, बालक की कमजोरियों को संपूर्ण कक्षा के समक्ष कभी भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस बालक में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि बालक में कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को पूरी कक्षा के सामने कभी भी उजागर नहीं करना चाहिए। यदि हम पूरी कक्षा, पूरी स्कूल के सामने उजागर करेंगे तो हो सकता है बालक में हीन भावना आ जाती है, और हीन भावना अधिक होने पर वह आगे बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाता है। जैसे एक छोटी सी कहानी इसके पीछे मैं सुनाना चाहूँगा कि एक बार एक गुरुजी किसी बस स्टैंड पर खड़े थे बस में बैठने के लिए। उसी समय एक छात्र आता है, अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी में आता है और गाड़ी को रोक करके वह गुरुजी के पास में चला जाता है। गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, क्या आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? शिक्षक ने एक बार तो, क्योंकि वो काफ़ी पुराना स्टूडेंट था, नहीं पहचाना। तब उस बालक ने उत्तर बताया, अपने बारे में परिचय दिया कि गुरुजी, आप उस विद्यालय में पढ़ाते थे, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ा करता था। एक बार किसी पारिवारिक समस्या के कारण मैंने किसी बच्चे की घड़ी चुरा ली थी। घड़ी चुरा लेने के बाद में जब आपको पता चला कि किसी ने घड़ी चुरा ली है तो आपने सभी बच्चों को कक्षा से बाहर ला करके एक लाइन में खड़ा कर दिया और सभी से कहा कि सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, कोई भी आंख नहीं खोलेगा। जब आंख नहीं खोलेगा मैं सभी के जेब को, बैग को चेक करूंगा, लेकिन तब तक कोई आंख नहीं खोलेगा, मेरे कहने पर ही सभी आंख खोलेंगे। तब आपने प्रत्येक बालक की जेब को, पॉकेट को जांच करना शुरू किया और मेरी पॉकेट में आपको वह घड़ी प्राप्त हो गई। लेकिन उस समय आपने किसी भी बालक को यह पता नहीं लगने दिया कि वह घड़ी मैंने चुराई थी। उससे मेरे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और आज मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूं। तब शिक्षक ने उत्तर दिया कि बेटे, जिस समय मैंने तुम सबको कहा था कि सभी को अपनी आंखें बंद कर लेनी है, तो उस समय मैंने भी मेरी आंखें बंद कर ली थी। तो मैं आंख बंद करके पॉकेट जांच रहा था तो मुझे खुद को भी नहीं मालूम था कि वह बालक तू ही था। इसलिए इस कहानी से हम यह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि शिक्षक का व्यवहार ऐसा हो कि बालक यदि गलती कर भी रहा है तो उसकी गलतियां सबके सामने उजागर नहीं होनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है बालकों में सकारात्मक प्रभाव आ सकता है। तो ये कुछ सावधानियां शिक्षक को रखनी चाहिए। फिर है, उपचारात्मक शिक्षण के क्या प्रतिफल या क्या परिणाम निकलते हैं। जब उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है तो अंत में उसके क्या परिणाम निकल करके आते हैं। तो देखिए, इसमें उपचारात्मक शिक्षण के बाद शिक्षक को छात्र के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। क्या परिवर्तन आते हैं? पहला है, बालक में कक्ष में सामान्य समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी बालक में कोई समस्या है, उस समस्या का उपचार कर देते हैं तो अन्य बालकों के साथ वह बालक समायोजित होने लग जाता है, अन्य बालकों के साथ वह सही तरीके से पेश आने लग जाता है। फिर है, बालक की व्यक्तिगत या विशिष्ट कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। यदि उपचारात्मक शिक्षण करवा रहे हैं तो किसी बालक में कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उसकी व्यक्तिगत समस्या को भी, कठिनाइयों को भी दूर किया जा सकता है। बालक अपनी मानसिक एवं संवेगात्मक भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यदि हम उपचारात्मक शिक्षण करवाते हैं तो बालक की जो मानसिक संवेदनाएं हैं, मानसिक भावनाएं हैं, उनके ऊपर वह नियंत्रण करना सीख जाता है और सही तरीके से कक्षा में समायोजित होने लग जाता है। फिर है,
बालक कक्षा कक्ष में सर्वश्रेष्ठ रूप में अपने विचारों को प्रकट करने लग जाता है। जब उसकी समस्या का समाधान ही हो जाएगा तो समाधान होने पर वह कक्षा में अपने विचार भी अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने लगेगा और बालक अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से शिक्षक व मित्रों के समक्ष प्रस्तुत करने लग जाता है। जो भी भावनाएं हैं तो वो शिक्षक के सामने भी प्रस्तुत करेगा और अपनी मित्र मंडली है उस मित्र मंडली के सामने भी वह अपनी समस्या को, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। ऐसे उपचारात्मक शिक्षण के कुछ सफल परिणाम सामने आते हैं। अब देखिए, यदि आप फिल्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिल्मों में इंटरेस्ट लेते हैं तो एक प्रश्न करना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो हम उपचारात्मक शिक्षण से जोड़ सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सर्वश्रेष्ठ फिल्म अब तक कौन सी बनी है, तो उस फिल्म का नाम है तारे ज़मीं पर या तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर इस फिल्म में एक्टर है आमिर खान जो एक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं जिनका नाम है राम शंकर निकुंभ। खुद आमिर खान ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है, खुद इसके निर्देशक हैं। इसमें बालक है ईशान अवस्थी, जो रोल कर रहा है बालक उसका नाम है ईशान अवस्थी। यह बालक क्या है, डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रस्त है। डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी विकार होता है कि कुछ बातें जैसे कुछ लिखा हुआ है उसको बालक उल्टा पढ़ने लग जाता है। मान लीजिए हम रस शब्द लिखते हैं लेकिन रस को वह सर पढ़ने लग जाता है। ऐसी कुछ समस्या है वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। यह डिसलेक्सिया से ग्रस्त बालक है और उसके कारण से शुरू में यह क्या होता है, पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन आमिर खान जो रामशंकर निकुंभ शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं वो बालक की समस्या को पहले पता लगाते हैं और फिर उसका सही निदान उपचार करते हैं। तो ये उपचारात्मक शिक्षण की एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है, तारे ज़मीं पर। अब चलते हैं कि बालक में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, कौन कौन से विकार प्राप्त हो सकते हैं। तो वो चीज़ आती है बालकों से संबंधित प्रमुख अधिगम अक्षमताएं, कि बालक में कौन कौन सी अधिगम अक्षमताएं होती हैं। सीधे प्रश्न कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि पठन संबंधी विकार कौन सा है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो पढ़ने से संबंधी जो विकार है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बीमारी है पठन संबंधी विकार। यदि बालक लिखने में कमजोर है, लिखने की कोई समस्या है, तो लेखन संबंधी विकार किस में आते हैं, तो वो है डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया में पठन संबंधी विकार है और डिसग्राफिया में लेखन संबंधी विकार आता है। फिर है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कौन सी बीमारी है, गणितीय कौशल से संबंधी कोई विकार है, गणित में कमजोर है, जोड़ने बाकी आदि में कमजोर है, तो उसे डिसकैलकुलिया बीमारी से ग्रस्त माना जाता है। फिर आती है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया कौन सी बीमारी होती है, वाक क्षमता संबंधी विकार। यदि वो भाषण देने के लिए बच्चे को खड़ा किया जाता है, बोलने के लिए खड़ा किया जाता है, तो उस समय वो सही तरीके से बोल नहीं पाता, वाक क्षमता में कोई विकार है, दोष है, तो उसे डिस्फेसिया कहते हैं। फिर अगली बीमारी है डिस्प्रेक्सिया। ये कौन सी होती है, लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार। लिखने के साथ साथ चित्र बनाने में बालक कमजोरी महसूस करता है, चित्र सही ढंग से नहीं बना पाता है, तो उसे हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। फिर यदि बालक छोटी बड़ी मात्राओं में गलती करता है, वर्तनी संबंधी विकार होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया। यदि सुनने से संबंधित कोई विकार है बालक में, तो वो कौन सी बीमारी है, तो उसको कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के नाम से उसको पुकारा जाता है। यदि देखने के संबंध में कोई विकार है, देखने दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार है, तो उसको क्या कहा जाएगा, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। विजुअल यानी देखना, वो परसेप्शन डिसऑर्डर हो जाता है। यदि इंद्रिय समन्वय संबंधी कोई विकार है, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार क्या कहलाता है, तो सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और संगठनात्मक पठन संबंधी कोई विकार है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसका उत्तर है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर।
तो ये अलग अलग हो गए। पठन संबंधी विकार क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया। लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया। गणितीय कौशल संबंधी विकार डिसकैलकुलिया। वाक क्षमता संबंधी विकार डिस्फेसिया। लेखन एवं चित्रांकन दोनों आ जाएं, वो विकार कौन सा है? डिसप्रेक्सिया है। वर्तनी से संबंधी विकार डिसऑर्थोग्राफिया कहलाता है। श्रवण संबंधी, सुनने संबंधी विकार क्या है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहलाता है। देखने से संबंधित विकार क्या है? तो विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर कहलाएगा। इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार कौन सा है? सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर क्या कहलाता है? तो संगठनात्मक पठन संबंधी विकार होता है। ये अलग अलग समस्याएं बालकों के सामने आती हैं, बालकों में हो सकते हैं। इनको दूर करना ही एक तरह से उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित अपना वीडियो था। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी अवश्य लिखें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो प्रत्येक वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।